हेलो एवरीवन, मेरे क्लो अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि आपके थंबनेल में 5 मोस्ट इम्पोर्टेंट जजमेंट के बारे में लिखा हुआ है। आई होप आप सभी ने पढ़ लिया होगा। तो आज उसी के संबंध में हम चर्चा करने वाले हैं। तो आ जाइए, जुड़ जाइए मेरे साथ में। और आज मैं आपको 5 मोस्ट इम्पोर्टेंट आपको जजमेंट बताने वाला हूँ। चलिए, कौन कौन से सुप्रीम कोर्ट के जो लीडिंग आपके केस लॉस होने वाले हैं, चलिए। और अभी तक आपने अगर मेरेक अकेडमी एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है तो तुरंत प्रभाव से कर लीजिएगा। गूगल प्ले स्टोर पर जाके मेरेक अकेडमी ऐप लिख देना, ये आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए। केस कौन सा है वो देख लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट के आपके जजमेंट है 2024 के 5 मोस्ट इंपोर्टेंट मैं लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए। और ये देखिए, अपने माननीय आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा ये जो न्याय की देवी है, ठीक है, तो उन्होंने जो आंखों पर पट्टी लगी थी उसको हटा दिया गया है। और यहाँ पे हाथों में तलवार होती थी पहले, तो अब क्या हो गया, भारत का संविधान हो गया है। तो मैं ये भी आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ, आप इससे भी अब आराम से देख सकते हैं। चलिए चलिए अपन केस के ऊपर। आपका जो फर्स्ट केस होने वाला है, देखिए कौन सा है फर्स्ट केस, कि कास्ट और रिलीजन ऑफ पार्टी शुड नॉट बी मेंशन इन एनी फाइलिंग बिफोर कोर्ट। कोर्ट के समक्ष या क्या फाइलिंग में पक्षकार की जाति या धर्म का उल्लेख किया जाना चाहिए। तो इसमें एक केस आया था आपके समा शर्मा वर्सेज किशन कुमार अंतरिक याचिका 2023-1957 10 जनवरी 2024 को ये आपके केस आया था। ठीक है, अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा सुनिएगा। The Supreme Court has passed a general order directing that the caste and religion party shall not be mentioned in the memo or party of petition proceeding filed before the court। यानी सुप्रीम कोर्ट ने एक सामान्य ऑर्डर के द्वारा यह निर्देशित किया है कि कोर्ट के समक्ष जब आप पिटिशन वगैरह दायर करते हो, याचिका वगैरह दायर करते हो या कोई भी प्रोसीडिंग वगैरह कर रहे हो, तो किसी भी फाइलिंग में पक्षकार की जाति और धर्म उसका उल्लेख नहीं किया जाएगा। ठीक है, इसके बारे में ये केस आया था। केस का नाम वापस रिपीट कर देता हूं मैं, समा शर्मा वर्सेज किशन कुमार अंतरित याचिका 2023-1957। ठीक है, 10 जनवरी 2024 को ये आपके केस आया था। ठीक है, बहुत इंपोर्टेंट केस है, इसको आप ध्यान में रखना। नेक्स्ट आप लोगों के लिए सेकंड नंबर केस है आपके, bail cannot be cancelled merely due to non-appearance of accused before court सुप्रीम कोर्ट। यानी सुप्रीम कोर्ट में के समक्ष अगर अभियुक्त की गैर हाजिरी मात्र से क्या जमानत रद्द की जा सकती है। तो इसमें एक केस आया था आपके कृष्णा शर्मा उर्फ कृष्ण कुमार शर्मा बनाम पश्चिम बंगाल राज्य 2024 383 24 जनवरी को ये आपके केस आया था। कृष्णा शर्मा alias कृष्णा कुमार शर्मा डेट स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल अपील 383। ठीक है, ये इंग्लिश में इसका वर्जन है। अब इसमें क्या कहा गया था वो मैं बताना चाहूंगा आपको। द सुप्रीम कोर्ट रिसेंटली ऑब्जर्व दैट द नॉन अपीयरेंस ऑफ द एक्यूज्ड पार्टी इज नो ग्राउंड फॉर कैंसिलेशन ऑफ बेल। यानी सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि अभियुक्त अगर कोर्ट में पेश न होने पर जमानत रद्द नहीं की जाएगी, इसमें यह बात कही थी। ठीक है, उच्चतम न्यायालय ने अवधारित किया कि अभियुक्त को न्यायालय में पेश न होने पर जमानत रद्द नहीं की जा सकती। ठीक है, ये इसमें बात बताई थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तीसरा आपके जो केस होने वाला है फॉर कन्विक्शन अंडर SC/ST, ये आपकी जो केस है SC/ST एक्ट के संबंध में जो आपका सेक्शन 3 है उससे रिलेटेड है। अगर आप APO का एग्जाम दे रहे हो और आपके जो बैरेक्ट है उसमें सिलेबस में ये आपके केस पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है। SC/ST एक्ट ऑफेंस ऑफ outragging women's modesty must come committed on ground of caste। क्या SC/ST अधिनियम के तहत दो सिद्धि हेतु महिला लज्जा भंग करने का अपराध आवश्यक है। तो ये केस आया था एक आपके दशरथ साहू बनाम छत्तीसगढ़ राज्य का। क्या केस था, दशरथ साहू बनाम छत्तीसगढ़ राज्य 2023 63 67, ये आपके 29 जनवरी 2024 के अंतर्गत आया था। क्या कहा था इसमें
तो द सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व दैट द कन्विक्शन फॉर द ऑफेंस पनिशेबल अंडर सेक्शन 3 क्लोज 1 11 ऑफ the Scheduled Caste and Scheduled Tribe Prevention of Atrocity Act 1989 cannot be sustained if the act of outraging the modesty of women। यानी इसमें ये कहा गया था जो आपको जो SC/ST एक्ट है ना आपका, उसमें जो सेक्शन आपका 3 है, ठीक है, उसका भी क्लोज 1 और उसके अंतर भी आपके सब क्लोज क्या जाएगा 11, ठीक है। उसके अंतर्गत जो SC/ST के बारे में बताया गया है कि वुमेन की और मॉडेस्टी ऑफ वुमेन के बारे में, ठीक है। तो इसमें क्या कहा गया था, ध्यान से समझना, इसको हिंदी में हम समझ लेते हैं कि न्यायालय ने निर्णित किया कि अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989, ये अधिनियम आपके हिंदी में बताया गया कि धारा 3(1) के 11 के तहत दंडनीय अपराध हेतु दंडादेश बरकरार नहीं रखा जाएगा यदि किसी महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने का कृत्य नहीं किया गया हो। यानी क्या कहना चाह रही है कि अगर आपने जो महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने का आपने एक्ट नहीं किया है तो उसको बरकरार नहीं रखा जाएगा, किसको, दंडादेश को, जो आपके पनिशमेंट जो दी गई है, ठीक है। कोर्ट ने यह भी अवधारित किया कि SC/ST एक्ट अधिनियम के तहत दोष सिद्धि के लिए महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने का अपराध किया गया होना चाहिए। यानी अगर आप कोई भी ऑफेंस वगैरह कारित कर रहे हो तो उसमें महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने का अपराध भी उसमें शामिल होना चाहिए। अदरवाइज अपराध शामिल नहीं है, फिर आप कह रहे हो कि भाई ऐसा हो गया तो उसको पनिशेबल किया जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। चलिए, एक गुड न्यूज आप लोगों की ये भी है कि अगर आप ये PDF चाहते हो, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, इसको स्कैन कर सकते हैं और स्कैन करके आप क्या कर सकते हो कि हमारा ग्रुप है जो आपके APO 2025 के नाम से बना हुआ है, तो आप उसमें जुड़ सकते हैं और ये वाली जो PDF है वो भी आपको मिल जाएगी और आपको भी जो सूचना है वो आपको इस ग्रुप के माध्यम से मिलती रहेगी, तो आप आराम से जुड़ सकते हैं, ठीक है। स्कैन कर लीजिएगा, समझ गए ना। चलिए, नेक्स्ट केस है आप लोगों के लिए, पब्लिश्ड इन गुड फेथ सुप्रीम कोर्ट causes defamation case against newspaper owner for report against advocate। सद्भावना पूर्वक कोई भी प्रकाशन वगैरह अखबार के मालिक के विरुद्ध क्या मानहानि का वाद चलाया जा सकता है। तो संजय उपाध्याय बनाम आनंद दुबे के मामले में 2020 के अंतर्गत 3180 23 जनवरी 2024 के अंतर्गत ये आया था। अब इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था, ध्यान से समझना कि सुप्रीम कोर्ट रिसेंटली कॉज्ड ए क्रिमिनल डिफेमेशन यानी आपराधिक मानहानि के मामले में अगेंस्ट द ओनर ऑफ ए न्यूज़पेपर, यानी जो जो आपके न्यूज़पेपर होता है उसके मालिक ओवर एन आर्टिकल पब्लिश्ड अगेन एन एडवोकेट। क्या सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता के विरुद्ध प्रकाशित एक अखबार के लेख को सद्भावना पूर्वक प्रकाशित लेख मानते हुए क्या अखबार के मालिक के विरुद्ध मानहानि का मामले को रद्द कर दिया, इस बारे में यह बात बताई गई थी। यानी इस मामले में यह बताया गया कि भाई जो आप न्यूज़पेपर के ओनर हो, ठीक है, और अखबार के मालिक के विरुद्ध जो मानहानि के मामले को रद्द कर दिया गया है, ये बात इसमें बताई गई थी, ठीक है। तो आप आराम से इसको समझ सकते हैं, ध्यान में रखना। नेक्स्ट केस है आपके, इफ कंसेंट ऑफ वुमेन was based on false promise of marriage from inception offense of rape is made out। यदि महिला की सहमति शुरू से ही विवाह के मिथ्या वचन पर आधारित थी तो क्या बलात्कार का अपराध गठित होता है। अब जो महिला की जो सहमति वो क्या है, शुरू से ही क्या है, मिथ्या वचन पर आधारित थी, तो क्या इसमें रेप का ऑफेंस हो सकता है या नहीं हो सकता। तो एक मामला आया था आपके शेख आरिफ बनाम महाराष्ट्र राज्य, शेख आरिफ बनाम महाराष्ट्र राज्य एंड अदर्स 2023 1368 30 जनवरी, कब आया था, 30 जनवरी 2024 को यह आया था। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि उच्चतम न्यायालय ने यह अवधारित किया है, हेल्ड किया है कि विवाह के मिथ्या वचन फॉल्स प्रॉमिस के आधार पर
बलात्कार के अपराध को बरकरार रखने के लिए यह आवश्यक होगा कि शुरुआत से ही महिला की सहमति मिथ्या वचन के आधार पर प्राप्त की गई हो। अगर शुरू से ही यह स्थापित हो जाता है, भाई आपने शुरू से ही यह स्थापित हो गया, एस्टेब्लिश हो गया कि भाई इसने जो वचन वगैरह प्रॉमिस वगैरह मेरे को दिया था, तो वो क्या है कि मिथ्या है, ठीक है। तो कि पीड़िता की सहमति विवाह के मिथ्या वचन का परिणाम थी, तो ऐसी सहमति सहमति नहीं समझी जाएगी और ऐसी दशा में बलात्कार का अपराध घटित होगा। क्लियर हुआ ना? यानी अगर आप उसको क्या कर रहे हो कि जो सहमति दी गई वो मिथ्या वचन के द्वारा ही है। अब मिथ्या वचन के परिणाम से ऐसे जो सहमति उसको सहमति नहीं समझी जाएगी, भाई आपने कंसेंट दे दी लेकिन वो आपकी मिथ्या वचन के दौरान थी, तो अब उसमें ऐसे दशा में अगर आप कुछ भी जो रिलेशन के दौरान आप कर रहे हो तो वो क्या हो जाएगा, रेप की कैटेगरी में काउंट होगा। ठीक है, चलिए ये आपके 5 मोस्ट इंपोर्टेंट केस थे। अब कुछ आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट एक न्यूज भी है, तो उसको भी जरा सुन लेना। और इंग्लिश में आप लोगों के लिए ये देखिए, टू सस्टेन द ऑफेंस ऑफ रेप ऑन द ग्राउंड ऑफ फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज, ठीक है, इट मस्ट बी एस्टेब्लिश दैट राइट फ्रॉम द इंसिपेशन द कंसेंट ऑफ द वुमेन ऑब्टेन बेस्ड ऑन द फॉल्स प्रॉमिस। कैसे प्राप्त की थी? फॉल्स प्रॉमिस से प्राप्त की थी। Reiterated the Supreme Court, if it is established that the from the inception the consent by the victim is a result of a false promise, यानी जो भी परिणाम है वो क्या हो रहा है, false promise के तहत हो रहा है। There will be no consent in a such case the offense of rape will be made out, यानी क्या हो सकता है, वो अपराध रेप के अंतर्गत बन सकता है। ठीक है, समझ में आ गया ना? तो ये 5 आपके बहुत इंपॉर्टेंट केस है, इसको आप ध्यान में रखना। हो सकता है कि आपके जो भी आपके आगामी जो भी एग्जाम हो उसमें ये पूछे जा सकते हैं। ठीक है, ध्यान में रखना। अगर आपने अभी तक नेरेक एकेडमी एप्लीकेशन पर जो हर संडे को फ्री टेस्ट होता है उसका आपने अभी तक एनालाइज नहीं किया है, अगर नहीं दिया है तो आप वहां पे जाके टेस्ट अटेंड कर सकते हैं। ये देखिए नेरेक एकेडमी एप्लीकेशन सर्च कर लेना गूगल प्ले स्टोर पे, वहां पे आपको मिल जाएगा। चलिए अब आपके लिए एक गुड न्यूज और है, तो वो भी सुनते जाइएगा। इस दिवाली पे हम जो दिसंबर में जो आपके यूजीसी नेट होने वाला है उसके रिगार्डिंग हमने 20 मॉडल पेपर, जो 10 आपके फर्स्ट पेपर से रिगार्डिंग और 10 ही आपके लो सब्जेक्ट के रिगार्डिंग हम टेस्ट सीरीज उसको लॉन्च कर रहे हैं। ठीक है, 1 तारीख से आपके स्टार्ट हो जाएगा। तो दिवाली स्पेशल यूजीसी नेट और जेआरएफ अगर आप चाहते हो, आपका सपना है कि आप नेट और जेआरएफ क्लियर करें, तो आइए हमारे साथ जुड़कर अपनी टेस्ट सीरीज और अपना ज्वाइन करके अपना मूल्यांकन कर सकते हैं और जो भी आपकी कमी रह रही है उसको आप दूर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो आपको क्या करना होगा, बस वेट और वॉच करना है। आप मेरे अकेडमी एप्लीकेशन ज्वाइन करें और ये 1 तारीख से 1 नवंबर से स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, तो आप आराम से ज्वाइन कर सकते हैं, जो भी यूजीसी नेट की प्रिपेयरिंग कर रहे हैं आराम से उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और नेक्स्ट आप लोगों के लिए खुशखबरी क्या है, अभी बहुत सारी खुशखबरी है, सुनते जाइए आप। ये तो आपने मॉडल पेपर कल एक लेक्चर वीडियो आया था, वो आपने इसको सॉल्व किया था। आई होप आप सभी ने उसको देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो अभी अपने यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है, आराम से देख सकते हैं। इस क्वेश्चन को मैंने डिटेल में समझाया था। ठीक है, और एपीओ की आपके मॉडल पेपर टेस्ट सीरीज चल रही है, तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। 15 मॉडल पेपर मिल रहे हैं और एक साथ में एक फ्री मॉडल पेपर भी आपको मिल रहा है। बहुत ही शानदार टेस्ट सीरीज चल रही है और आप लोगों को मुझे खूब सारा प्यार मिल रहा है और आगे भी मिलता रहेगा। चलिए, ये राजस्थान एपीओ का आप आराम से ज्वाइन कर रखा है, अगर नहीं किया तो आराम से कर सकते हैं। 45 टेस्ट, यानी 45 तो लिखा है मैंने, लेकिन आपको इसमें लगभग 50 प्लस ही मिल जाएंगे। ठीक है, लगभग मैं इसको टारगेट है 60 करने का, तो 60 तक हो जाएगा, आराम से आप ज्वाइन कर सकते हैं। और जो भी राजस्थान के जो आप जुडिशल सिविल राजस्थान जुडिशल एग्जाम अगर आप फाइट कर रहे हो, ठीक है, उन लोगों के आरजेएस अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो उनके लिए भी 70 पेपर का
जो टेस्ट सीरीज है वो चल रहा है, आराम से आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए। और भी कुछ है क्या? चलिए, ये आप लोग समझदार हैं, पढ़ लीजिएगा लास्ट में। थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। और अगर आपको ये केस लॉस की जो सीरीज है कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में आपका कमेंट जरूर दिखना चाहिए मेरे को। चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, आप दोनों उसमें लिख सकते हैं। ठीक है। और भी आप चाहते हो कि सर हमारे को ये पढ़ाइए, ये करवाइए, तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। जैसे मुझे टाइम मिलेगा मैं कर दूंगा। ठीक है, चलिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। टेक केयर।